नमस्कार मित्रों, पीपीबी के यूनिट नंबर 7 जो कि बेस्ड है बैंकर कस्टमर स्पेशल रिलेशनशिप, इसके एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा पीपीबी के एमसीक्यू सीरीज़ का एक लेसन है। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक के एमसीक्यूज़ को सेपरेटली अलग अलग लेक्चर में कवर किया है। आपने यदि वो लेक्चर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर उसका लिंक प्रोवाइडेड है। इस लेसन में दोस्तों जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं बैंक और कस्टमर के बीच के स्पेशल रिलेशनशिप को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि लीन को कैसे डिफाइन किया गया है, राइट। तो सबसे पहले लीन को समझते हैं। हाउ लीन इज़ डिफाइंड। सो देखिए, ऑप्शंस आपके सामने कह रहा है कि सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 70 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद है सेक्शन 70 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सेक्शन 170 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, आपने जो कंसेप्ट पढ़ रखा है इस चैप्टर में, और फिर एक्सप्लेनेशन को समझिए। चलिए एक सवाल देखते हैं। केस स्टडी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है इन्होंने कि रवि जो कि आपका कस्टमर है, इसने डिपॉजिट किया। बेसिकली ये बैंकर्स जनरल लीन पे बेस्ड है। रवि आपके कस्टमर ने कुछ सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट किया आपके ब्रांच में ताकि इन सभी सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट को कलेक्ट किया जा सके, और उसका एक लोन अकाउंट भी है जो कि एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एडवांस होता है। तो आप चाहते हैं कि इन सभी सिक्योरिटी को यूज़ करके लोन को एडजस्ट करें, राइट। सो यू वांट टू मेक यूज ऑफ दिस सिक्योरिटी फॉर एडजस्टमेंट ऑफ दिस लोन। सो क्या वेयर कैन द बैंकर जनरल लीन बी एक्सरसाइज? क्या बैंकर का जो जनरल लीन है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। वेयर द सिक्योरिटी आर रिसीव और सेल, वेयर द सिक्योरिटी आर फॉर अ पार्टिकुलर लोन। ऑप्शन सी कर रहा है सिक्योरिटी आर रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट अंडर एनी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी कर रहा है ऑन दिस सिक्योरिटी द लीन कैन बी एक्सरसाइज। ऑप्शन ई कर रहा है नन ऑफ दीज। तो चलिए प्रत्येक ऑप्शन से गुजरते हैं और समझते हैं कि इसका सिंपल टर्म में मीनिंग क्या है। तो पहले ऑप्शन क्या कर रहा है कि सिक्योरिटीज़ आर रिसीव्ड फॉर सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कि एक लीन का मतलब क्या होता है कि बैंक के पास राइट है कि वो किसी के प्रॉपर्टी को होल्ड करे जब तक वो डेब्ट को रिपे ना करे। यही होता है लीन का मतलब, जब तक वो अपने कर्ज को चुकाए ना। लेकिन दोस्तों इस केस में यदि सिक्योरिटी को रिसीव किया गया ताकि उसको बेचा जाए रवि के बिहाफ में, तो बैंक एक लीन क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दिया गया था। वो ऐसा तो रवि ने इसलिए तो नहीं दिया था ना कि आप इसे बेचकर जो है बेच लें। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है सिक्योरिटी और फॉर अ पार्टिकुलर लोन। तो यहाँ भी दोस्तों बैंक भी जनरल लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि सिक्योरिटीज जो है एक स्पेसिफिक लोन से टाइड कैन नॉट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे किसी अदर पर्पस से यूज नहीं कर सकती। ऑप्शन सी कर रहा है कि सिक्योरिटी आर रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट अंडर एनी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो सिक्योरिटीज़ ये सही है यदि रवि ने इन सभी सिक्योरिटी को बैंक के पास डिपॉजिट किया था नॉर्मल सिचुएशन में। यहाँ पे देखिएगा दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है नॉर्मल सिचुएशन, राइट। तो बिना किसी इंस्ट्रक्शन का, रवि ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया क्या? नहीं, इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया। उसने नॉर्मल सिचुएशन में जमा किया पैसा, राइट। तो नॉर्मल सिचुएशन में इसने जमा किया, राइट। तो ऐसे केस में क्या है कि बैंक जो है इसे जनरल लीन को यूज कर सकती है। तो जनरल लीन अलाउ करता है बैंक को कि वो सिक्योरिटी को होल्ड करे और उसे यूज कर सकती है किसी भी अनपेड डेब्ट को रिकवर करने में, जैसा कि रवि का एनपीए लोन है। तो सिक्योरिटी जो है हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव हुआ है, किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में रिसीव नहीं हुआ है। तो उस केस में बैंक का जनरल लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है। ऑप्शन डी कर रहा है कि ऑन दिस सिक्योरिटी द लीन कैन बी एक्सरसाइज। तो ऑप्शन डी जनरल है, ये कह रहा है कि लीन को एक्सरसाइज कर सकते हैं इन सभी सिक्योरिटी में। तो ये सही है कुछ सिचुएशन में, लेकिन ये की कंडीशन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि है हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। और ऑप्शन ही करा नन ऑफ द अबव, ये तो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्शन सी सही है। तो याद रखिएगा कि बैंकर का जो जनरल लीन है वो तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है सिक्योरिटी पे जो कि हमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव्ड हो, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट अटैच नहीं हो, ठीक है। इससे बैंक को अलाउ करती है, बैंक को अलाउ करती है कि वो उसको अनपेड लोन को रिकवर करने में यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है आपके सामने कि अंडर द लीन होल्डर
अदर देन अ बैंक राइट। तो लीन होल्डर का क्या राइट है लीन के अंदर? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। टू सेल द सिक्योरिटी बाय गिविंग नोटिस, टू रिटेन द सिक्योरिटी टिल द लोन इज रिपेड इन फुल, द ऑनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी इज ट्रांसफर टू द बैंक, बोथ द ऑनरशिप एंड पोजीशन रिमेन विद द बैंक, नन ऑफ द अबव। देखिए इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। हमारा वीडियो का यही खासियत होगा कि मैं एक एक ऑप्शन को समझाऊंगा कि क्यों ऑप्शन गलत है, क्यों ऑप्शन सही है, और तब ताकि इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे पाएं। चलिए ऑप्शन ही क्या कह रहा है कि लीन होल्डर का सवाल क्या है कि लीन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि लीन के अंदर लीन होल्डर का क्या राइट है। तो ऑप्शन ही कह रहा है कि लीन होल्डर के पास राइट है कि वो सिक्योरिटी बेच सकता है नोटिस देकर। तो ये ऐसा समझिए कि ऐसा है कि राइट टू सेल, यही है ना, राइट टू सेल। तो लेकिन लीन के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लीन जो है केवल आपको राइट देता है कि आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। लीन ओनली गिव्स यू राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी, ना कि उसे बेच सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कह रहा है राइट सेल द सिक्योरिटी, इसीलिए गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन इज रॉन्ग। लीन से आपको क्या राइट मिलता है कि आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन भी कह रहा है टू रिटेन द सिक्योरिटी टिल द लोन इज रिपेड इन फुल। हाँ, ये एग्जैक्टली यही है जो लीन का मतलब होता है कि जो लैंडर है, यानी लैंडर बोले या लीन होल्डर बोले, तो जो लैंडर है यानी लीन होल्डर जो है वो सिक्योरिटी को तब तक रख सकता है जब तक बोरोवर ने लोन का रिपेमेंट ना किया। तो लीन होल्डर को सिक्योरिटी खरीदने की कोई अधिकार नहीं है, वो जस्ट उसको होल्ड कर सकता है प्रोटेक्शन के रूप में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, द ऑनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी इज ट्रांसफर टू द बैंक। तो ये भी सही होता, ये लीन के इस केस में ये भी सही नहीं है दोस्तों लीन के केस में, क्योंकि लीन केवल लीन होल्डर को अलाउ करता है कि वो सिक्योरिटी को रख सकता है, उसको ऑनरशिप नहीं ले सकता है। ऑनरशिप अभी भी किसका है? बोरोवर का ही है, राइट। तो ऑप्शन सी भी क्या है? गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है बोथ द ऑनरशिप एंड पोजीशन रिमेन विद द बैंक। तो देखिए ये मिसलीडिंग है, क्योंकि ऑनरशिप जो है बैंक को ट्रांसफर ही नहीं होता, या नहीं लीन होल्डर को ट्रांसफर होता है। तो वो केवल सिक्योरिटी को होल्ड कर सकता है जब तक लोन का रिपेमेंट ना हो। तो ऑप्शन डी भी क्या है? गलत है। ई भी गलत है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि लीन होल्डर के पास राइट होता है कि वो सिक्योरिटी को रिटेन करे जब तक लोन का रिपेमेंट ना हो जाए। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने सभी यूनिट्स के एमसीक्यूज को इसी प्रकार से आपको समझाया है ताकि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि किसी प्रकार का सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड आए तो आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएं। तो यदि आपको वो सभी वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, मैंने वीडियोस का लिंक दे रखा है। और यदि आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है, पूरा का पूरा जितना 100 क्वेश्चन है पर यूनिट का, लगभग टोटल आपको पता होगा आपके पीपीबी में 55 यूनिट्स है, तो लगभग दोस्तों 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक में। यदि आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि एक बैंक के पास कुछ सिक्योरिटीज है, इनमें से कौन सा बैंकर्स का जनरल लीन से सब्जेक्टेड नहीं होगा। चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला कह रहा है सिक्योरिटीज रिसीव फॉर द सेल। तो यदि मान लीजिए बैंकर ने सिक्योरिटी को रिसीव किया कि बेचा जाए कस्टमर के बिहाफ में, तो ये सिक्योरिटी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया गया है। समझ में आ रहा है? इसमें साफ साफ लिखा कि आप इसको बेचो, तो स्पेसिफिक पर्पज है ना, कोलेटरल के रूप में तो दिया नहीं जा रहा है लोन के लिए। तो बैंक उसको होल्ड नहीं कर सकती जब तक अंडर द जनरल लीन रूल। लीन का मतलब ही होता है होल्ड करना, और यहाँ पे साफ साफ स्पेसिफिक पर्पस लिख दिया है कि आप उसे बेचो, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही है कि इनमें से कौन, ध्यान दीजिएगा, मे नॉट लिखा है, मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू, तो ये सब्जेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को जरा देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर पार्टिकुलर ट्रस्ट ऑल्दो द ट्रस्ट फेल। तो इस केस में क्या कर रहा है कि ट्रस्ट फेल कर गया। इस केस में बैंकर ने सिक्योरिटी रिसीव किया एक स्पेसिफिक कंडीशन में या ट्रस्ट में, इसका मतलब कि वो होल्ड नहीं कर सकता अंडर द जनरल लीन। तो ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी कर रहा है सिक्योरिटी लेफ्ट इन द बैंकर्स हैंड आफ्टर एन एडवांस अगेंस्ट हैज बीन डिक्लाइन। तो हुआ क्या कि यदि बैंकर डिसाइड करती है कि हम लोन ग्रांट नहीं करेंगे इन सभी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, वही ना, डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ, एडवांस को डिक्लाइन कर दिया, मतलब बैंकर ने बोला कि नहीं आपको इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन नहीं मिल सकता, तो वो जनरल लीन क्लेम नहीं कर सकता उन पे, क्योंकि दोस्तों उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था सिक्योरिटी के रूप में। तो ये भी सही है कि इट कैन ऑल्सो बी नॉट सब्जेक्टेड टू बैंकर जनरल लीन। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे सिक्योरिटी को हमने सेल के लिए रिसीव किया हो, या ट्रस्ट के फॉर्म में डिपॉजिट किया गया हो, या लेफ्ट किया गया एडवांस के रूप में वो डिक्लाइन कर दिया गया, इन तीनों केस में बैंकर जनरल लीन अवेल नहीं कर सकता। तो नन ऑफ द सिक्योरिटी मेंशन कैन बी हेल्ड अंडर अ बैंकर जनरल लीन बिकॉज दे वर आइदर गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और नॉट एक्सेप्टेड एट अ सिक्योरिटी। जैसे कि ऑप्शन सी में आप देखिए, इसको सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। एक्सेप्ट करते तब ना हम उसको जनरल लीन में डालते, एक्सेप्ट ही नहीं किए। और ऑप्शन ए में तो हमने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिसीव किया था,
स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिसीव किया था जो कि हमें बेचना था, तो तीनों के तीनों केस में हम बैंकर जनरल लीन सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि वैसे केस में जो चार्ज है, नेगेटिव लीन है, वो क्रिएट किया गया एसेट पे लिमिटेड कंपनी में, तो फिर क्या होगा। तो देखिए बहुत बढ़िया सवाल है कि नेगेटिव लीन को हमने क्रिएट किया है लिमिटेड कंपनी के एसेट पे, तो क्या हमें करना चाहिए। हमने नेगेटिव लीन क्रिएट किया है कंपनी लिमिटेड कंपनी के एसेट पे, तो सबसे पहले ये बात को समझिए कि नेगेटिव लीन होता क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने एग्री किया कि हम ना ही बेचेंगे और ना ही कोई चार्ज क्रिएट करेंगे अपने एसेट पे, लेकिन company has agreed not to sell or create any charge on its asset, but it does not transfer ownership or create any actual charge on the asset। ठीक है, तो चलिए नेगेटिव लीन मतलब समझ में आया कि कंपनी ने ये बोला कि हाँ ना ही हम अपने एसेट पे कोई बेचेंगे ना ही कोई चार्ज क्रिएट करेंगे, राइट। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज नेसेसरी अंडर सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी तरह का लीगल क्लेम होना कंपनी के एसेट पे, लेकिन नेगेटिव लीन पे साफ साफ कह रहा है कि कोई चार्ज क्रिएट ही नहीं किया हुआ है, तो काहे का रजिस्ट्रेशन, तो ये तो गलत है ना। ऑप्शन बी कह रहा है रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट नेसेसरी, तो फिर से वही बात, ऑप्शन में कह रहा है कि आप चार्ज को रजिस्टर्ड करो, लेकिन चूंकि नेगेटिव लीन के अंदर कोई चार्ज क्रिएट ही नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। चार्ज का मतलब कि हम लीगल क्लेम कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, यस ये सही है। नेगेटिव लीन कोई एक्चुअल चार्ज क्रिएट ही नहीं करता है एसेट पे, तो ये आपको अंडरलाइंग मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव लीन का मतलब कोई चार्ज नहीं क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई लीगल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन डी कर रहा है टू सिक्योर द लोन प्रॉपर्ली इट इज एसेंशियल। क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि देखिए लोन को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नेगेटिव लीन के केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं क्रिएट किया गया है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ई भी नहीं होगा। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जब भी कोई नेगेटिव लीन क्रिएट होता है ना, तो कोई चार्ज ये क्रिएट नहीं करता कंपनी के एसेट पे, ये की पॉइंट आपको समझना है। चलिए होपफुली यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बैंक को एक गारनीसी ऑर्डर रिसीव हुआ सेविंग बैंक अकाउंट पे, मिस्टर राम का सेविंग बैंक था, 10:50 पे सुबह में, और डिपॉजिट 5,000 का मिला इसे 12:10 पे दोपहर में आफ्टर सर्विस ऑफ द ऑर्डर। तो बैंक क्या करे, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। ऑप्शन ये कह रहा है कि गारनीसी ऑर्डर वुड अप्लाई टू दिस अमाउंट ऑल्सो, यानी इस अमाउंट 5,000 पे भी अप्लाई होगा। तो लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि गारनीसी ऑर्डर अप्लाई करता है वही फंड पे जो कि उस अकाउंट में है उस समय पे जब ऑर्डर को सर्व किया गया। कितने बजे ऑर्डर को सर्व किया गया, 10:50 पे। कोई भी अमाउंट जो कि उसके बाद डिपॉजिट किया जाएगा वो उस ऑर्डर से अफेक्टेड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत है। ये कह रहा है कि इस अमाउंट पे भी एप्लीकेबल होगा, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बैंक विल रिफ्यूज द एक्सेप्ट द डिपॉजिट, लेकिन दोस्तों ये ऐसा काम नहीं करता। चाहे गारनीसी ऑर्डर मिला हमें तो बैंक अभी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी जो कि अकाउंट में हो रही है। ये जो ऑर्डर सर्व करने के बाद जो नया ऑर्डर, जो नया डिपॉजिट है उस पर गारनीसी ऑर्डर अप्लाई नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी कह रहा है द ऑर्डर विल नॉट अप्लाई टू दिस अमाउंट, यस ये सही आंसर है। तो चूंकि मिस्टर राम ने 5,000 रुपया डिपॉजिट किया ऑर्डर आने के बाद, तो कोर्ट जो है इस अमाउंट को सीज नहीं कर सकता। गारनीसी ऑर्डर वही अमाउंट कवर करता है जो कि उस अकाउंट में था जब ऑर्डर रिसीव हुआ तब। ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑर्डर विल अप्लाई इफ द कोर्ट इज इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन सी सही था। ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑर्डर स्पेसिफिक होता है टाइम में जब वो सर्व किया गया, कोर्ट फंड सीज नहीं कर सकती जो कि डिपॉजिट किया गया इस समय के बाद, तो डी भी नहीं होगा। ऑप्शन ई कह रहा है ऑर्डर विल अप्लाई इफ द कोर्ट डिक्लेयर सो, लेकिन दोस्तों कोर्ट का ऑर्डर जो है फंड पे अप्लाई, केवल फंड पे अप्लाई होता है जो कि ऑलरेडी सर्विस के अकाउंट में था, सर्विस के अकाउंट के टाइम में था, तो ऑप्शन ई भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है, राइट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई कि कोई भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है अकाउंट में गारनीसी ऑर्डर के बाद वो ऑर्डर से अफेक्टेड नहीं होता है। ऑप्शन 7 क्या कह रहा है कि एक बैंक जो है वो एफडीआर का पोजीशन लेती है मार्जिन मनी में कुछ क्रेडिट फैसिलिटी के लिए और इसको अपने बुक में लिखती है, तो इस केस में बैंक का लीन कैसा होगा, तो आपको लीन का टाइप पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है एक तरह का जनरल लीन है। क्या लगता है आपको, जनरल लीन है? तो देखिए जनरल लीन क्या करता है बैंक को कि वो कोई कस्टमर के किसी भी एसेट को होल्ड कर सकता है किसी आउटस्टैंडिंग डेप्ट के लिए, तो आप एसेट को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, किसी डेप्ट के लिए, राइट, ये जनरल लीन होता है। लेकिन इस केस में यहाँ पे क्या एफडीआर है, एफडीआर क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, ठीक है। तो बैंक को एफडीआर मिला,
ठीक है। तो लेकिन एफडीआर को लिया जा रहा है स्पेसिफिक क्रेडिट फैसिलिटी के मार्जिन मनी। मार्जिन मनी समझते हैं ना, तो आप जैसे बैंक क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है तो बैंक बोलती है कस्टमर को कि तुम भी कुछ पैसा जमा करो, और उसी को हम लोग मार्जिन मनी बोलते हैं। तो लेकिन इस केस में बैंक एफडीआर ले रही है मार्जिन मनी के रूप में स्पेसिफिक क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, तो यहाँ पे जनरल इन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जनरल इन कब अप्लाई होता है, कस्टमर का कोई भी एसेट लिया जा रहा है आउटस्टैंडिंग डेप्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्रेडिट फैसिलिटी है उसके लिए लिया जा रहा है। सो दिस इज नॉट द केस, ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन भी कर रहा है पार्टिकुलर लीन। तो ऑप्शन पार्टिकुलर लीन क्या होता है, जब भी कोई बैंक किसी एसेट को होल्ड करती है किसी स्पेसिफिक डेप्ट के लिए। समझिए यहाँ पे पार्टिकुलर लीन का मतलब क्या होता है, हम एसेट होल्ड कर रहे हैं एक पार्टिकुलर डेप्ट के लिए, एक स्पेसिफिक डेप्ट के लिए। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेप्ट नहीं था, यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेप्ट है। तो यहाँ पे आप एफडीआर ले रहे हैं मार्जिन मनी और इसको अपने बुक में लिख रहे हैं, तो ये कोई फॉर्मल लीन तो क्रिएट कर नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी करा है नेगेटिव लीन। नेगेटिव लीन का मतलब कि कस्टमर ने एग्री किया कि नहीं हम बेचेंगे, नहीं हम एसेट को ट्रांसफर करेंगे, राइट। कस्टमर क्या एग्री कर रहा है कि ना ही हम बेचेंगे, ना ही हम एग्री, सो कस्टमर इज एग्रीइंग दैट नाइदर आई विल सेल नॉट ट्रांसफर एन एसेट विदाउट द बैंक परमिशन, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी कोई एग्रीमेंट नहीं है इस सिनेरियो में, क्योंकि एफडीआर को मार्जिन मनी के लिए रखा गया है, तो नेगेटिव लीन भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है ये लीन है ही नहीं। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों बैंक ने एफडीआर का पोजीशन लिया, उसको अपने बुक में रिकॉर्ड किया, तो एक ये लीन नहीं क्रिएट करता जब तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो। इस केस में कोई लीन एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोई लीन नहीं होगा इस केस में, क्योंकि बैंक ने सिंपली पोजीशन लिया एफडीआर का मार्जिन मनी के लिए, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही है। तो लीन को समझना बहुत जरूरी है, जनरल लीन क्या होता है, पार्टिकुलर लीन क्या होता है, नेगेटिव लीन क्या होता है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक लोन दिया जा रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, आपके ब्रांच को एडवाइस किया गया एचओ के द्वारा, हेड ऑफिस के द्वारा, कि एक अंडरटेकिंग ले लो कंपनी से इस तरह से कि कंपनी जो है अपने एसेट को इनकम्बर ना करे किसी और को बिना बैंक से परमिशन लिए हुए। तो ऐसे अंडरटेकिंग को क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन ए करा है इक्विटेबल चार्ज। पहले आप इक्विटेबल चार्ज समझते हैं, इक्विटेबल चार्ज समझेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। देखिए इक्विटेबल चार्ज एक तरह का सिक्योरिटी का फॉर्म होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कंपनी के एसेट पे। किस पे, कंपनी के एसेट पे एक सिक्योरिटी, एक तरह का सिक्योरिटी का फॉर्म होता है कंपनी के एसेट पे, ठीक है। लेकिन इसमें लीगल ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, नो ट्रांसफर ऑफ लीगल ऑनरशिप, ठीक है, नो ट्रांसफर ऑफ लीगल ऑनरशिप। लेकिन इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि एक अंडरटेकिंग लिया जा रहा है, यहाँ देखिए लिखा गया है अंडरटेकिंग लिया जा रहा है, जहाँ पे कंपनी प्रॉमिस करती है कि अपने एसेट को बिना परमिशन का यूज नहीं करेगी, ठीक है। तो कोई फॉर्मल चार्ज तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इक्विटेबल चार्ज एक तरह का सिक्योरिटी होता है कंपनी के एसेट पे, लेकिन यहाँ पे लीगल ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, इट इज नॉट अ फॉर्मल। यहाँ पे जो केस है वो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। चलिए ऑप्शन भी कर रहा है नेगेटिव लीन। तो नेगेटिव लीन क्या होता है, तो नेगेटिव लीन एक अंडरटेकिंग होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे कंपनी प्रॉमिस करती है कि ना ही हम बेचेंगे, ना ही हम मॉर्गेज करेंगे, ना ही हम एसेट को इनकम्बर करेंगे बिना बैंक से परमिशन लिए हुए। अरे यही तो है, यही तो डेफिनेशन है नेगेटिव लीन का। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ नेगेटिव लीन का। आपके बैंक को एचओ ने, हेड ऑफिस ने ये बोला कि कस्टमर से एक अंडरटेकिंग ले लो कि कंपनी अपने एसेट को इनकम्बर नहीं करेगी, नहीं बेचेगी बिना बैंक से परमिशन लिए हुए। यही होता है नेगेटिव लीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि कोई चार्ज, कोई मॉर्गेज एसेट पे क्रिएट नहीं किया जाएगा, जस्ट एक प्रॉमिस है कि हम उसको कोलेटरल के रूप में नहीं यूज करेंगे कहीं और, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी क्या कर रहा है, इक्विटेबल मॉर्गेज। देखिए एक था इक्विटेबल चार्ज, ऑप्शन सी कर रहा है इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि हम टाइटल डीड को डिपॉजिट कर देते हैं लोन के सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, यानी टाइटल डीड को हमने सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन यहाँ भी क्या है, कंपनी जो है एक प्रॉमिस कर रही है, कोई अपना एसेट तो इनकम्बर कर नहीं रही है, राइट, डज नॉट इनकम्बर इट एसेट लिखा है ना, तो एक्चुअली उसे मॉर्गेज नहीं करे, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी कर रहा है राइट ऑफ सेट ऑफ लीन। तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक फंड को यूज करे कस्टमर के अकाउंट से ताकि डेप्ट को सेटल करे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो याद रखिएगा ये हमारा नेगेटिव लीन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी हमारा सही है जवाब है। दोस्तों आपको पीवीबी से रिलेटेड किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारे पास जितने भी जीआईबी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें इस प्रकार के एमसीक्यूज वीडियो का एक्सप्लेनेशन, थ्योरी वीडियोस, एमसीक्यूज वीडियोस, मॉक टेस्ट, क्विजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट्स और कैप्सूल कंटेंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर अस। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राइट जो है बैंक को कन्फर नहीं किया गया सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है पार्टिकुलर लीन गिविंग राइट टू सेल गुड्स।
तो एक देखिए पार्टिकुलर लीन अलाउ करता है बैंक को कि वो गुड्स या गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में रिटेन करे। देखिए नाम ही रखा गया ना पार्टिकुलर लीन, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, स्पेसिफिक डेप्ट। तो स्पेसिफिक डेप्ट के लिए बैंक क्या करेगी, एसेट को कोलेटरल के रूप में रखेगी, राइट। लेकिन राइट नहीं देगी, राइट तो देगी नहीं उसको बेचने का, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है राइट टू सेल गुड, फिर से वही बात, इसके पास कोई हक नहीं है, लीन में कोई हक नहीं होता है गुड्स बेचने का, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है पार्टिकुलर लीन गिविंग राइट टू रिटेन गुड्स। हाँ ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि पार्टिकुलर गुड जो है अलाउ करता है गुड्स के रिटेंशन का, लेकिन ये हमारे सेक्शन 171 के अंदर कवर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी की बात करते हैं। बैंक जनरल लीन विद द राइट टू पॉजेज और सेल गुड्स, तो ये सही जवाब है। सेक्शन 171 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, वो बैंक को एक जनरल लीन ग्रांट करता है। इसका मतलब कि वो रिटेन भी कर सकती है और बेच भी सकती है गुड्स को, यदि डेप्ट अनपेड हो तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी का रहा है बैंकर जनरल लीन विद राइट टू परचेज बट नॉट टू सेल द गुड्स। तो लेकिन दोस्तों जनरल लीन में के अंदर एक राइट ये भी होता है कि हम गुड्स को बेच भी सकते हैं यदि ज़रूरत पड़े तो। और राइट टू सेट ऑफ क्या मतलब हुआ, राइट टू सेट ऑफ का मतलब कि बैंक जो है फंड को यूज कर सकती है कस्टमर के अकाउंट से ताकि डेप्ट को सेटल करे, तो यहाँ पे हमारे इससे रिलेटेड है नहीं, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। याद रखिएगा सेक्शन 171 जो है वो बैंक को जनरल लीन का राइट देती है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकती है और चाहे तो बेच भी सकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा राइट टू लीन में एक्सरसाइज बैंक एक्सरसाइज नहीं कर सकती, किस केस में राइट टू लीन बैंक एक्सरसाइज नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेविंग बैंक डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ बोरोवर। सेविंग बैंक डिपॉजिट, मान लीजिए कि सेविंग बैंक डिपॉजिट है बोरोवर के नेम में, तो बैंक के पास राइट होता है कि वो लीन एक्सरसाइज कर सकती है बोरोवर के सेविंग अकाउंट में ड्यूज को रिकवर करने के लिए, तो ऑप्शन ए तो गलत है, कैन नॉट लिखा हुआ है, मतलब इसमें बैंक कर सकती है, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है कि फिक्स डिपॉजिट इन द जॉइंट नेम ऑफ द बोरोवर एंड हिज सन, तो बैंक एक्सरसाइज कर सकती है एफडी पे लीन में, चाहे वो जॉइंट नेम ही क्यों ना हो, लेकिन उसी एक्सटेंट तक जितना बोरोवर का शेयर हो, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द बोरोवर एंड डिपॉजिटेड बाय हिम विद द बैंक फॉर सेफ कस्टडी। हाँ तो बैंक लीन एक्सरसाइज कर सकती है टाइटल डीड पे क्योंकि वो सिक्योरिटी के रूप में है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कर रहा है शेयर ऑफ ए रिप्यूटेड कंपनी इन द नेम ऑफ बोरोवर एंड हिज वाइफ केप्ट इन लॉकर, तो बैंक यहाँ भी लीन एक्सरसाइज कर सकती है शेयर पे यदि वो सिक्योरिटी के रूप में है। ऑप्शन ही कर रहा है नन ऑफ द अबव, तो चूंकि बैंक जो है लीन एक्सरसाइज कर सकती है इन सभी लिस्टेड आइटम पे, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इन सभी केस में बैंक जो है लीन एक्सरसाइज कर सकती है, चाहे वो सेविंग बैंक डिपॉजिट हो, चाहे एफडीआर हो, चाहे वो टाइटल डीड हो, चाहे वो शेयर हो जिसको रखा गया हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा किस केस में बैंक का जनरल लीन अवेलेबल होता है, बैंक को बैंकर्स का जनरल लीन अवेलेबल होता है। तो जनरल लीन के बारे में मैंने क्या बताया था, जनरल लीन में बैंक के पास एक राइट होता है कि वो एसेट को रिटेन कर सकती है और बेच भी सकती है, सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, राइट, बेच भी सकती है यदि अनपेड डेप्ट हो तो इनमें से कौन सा में बैंक जनरल लीन अवेलेबल होता है बैंक को। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैंक टर्म डिपॉजिट एवन दो इन द नेम ऑफ द बोरोवर, तो बैंक का जनरल लीन जो है यहाँ पे टर्म डिपॉजिट में एक्सटेंड नहीं होता क्योंकि वो टिपिकली सेपरेट रखा जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो ये गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है द सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय द बोरोवर फॉर सेफ कस्टडी, तो जब भी कोई सिक्योरिटी को हम डिपॉजिट करते हैं ना सेफ कस्टडी के लिए, तो उसको ट्रस्ट में रखा जाता है, दे आर हेल्ड इन द ट्रस्ट एंड उसको सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखा जाता, दे आर नॉट होल्ड एज द सिक्योरिटी फॉर द लोन, तो एक जनरल लीन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो बी भी गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है द सिक्योरिटीज इन द कैश क्रेडिट अकाउंट वेयर देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर ओवरड्राफ्ट, तो ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि बैंकर जनरल लीन जो है सिक्योरिटी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए हेल्ड किया जा रहा है, उसके लिए अप्लाई होता है, चाहे वो कैश क्रेडिट अकाउंट हो, लेकिन तभी अप्लाई होगा यदि स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के रूप में प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तो यहाँ भी एक्यूरेट नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे के लेक्चर को हमारे पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा, आगे का लेक्चर, आगे के एमसीक्यूज़ को, यदि आप भी चाहते हैं इस तरह के एक्सप्लेनेशन को तो हमारे कोर्स में इनरोल हो जाइए। मैं सभी आगे के कंसेप्ट को समझाऊंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, एक एक ऑप्शन को समझाऊंगा।